वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप। अगर आप बिहार शिक्षक बहाली से अगर आप रिलेटेड हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। क्लास 6 to 8, क्लास 9th एंड 10th 11th एंड 12th इसकी वैकेंसी बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं और इसके अलावे प्राइमरी में भी वैकेंसी आने की फिर से चांस है। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12th के बीच में जो भी सारी वैकेंसी आएंगे उनके क्वेश्चन NCERT और SCERT आधारित होंगे। तो आज के इस टॉपिक में जो लेसन है आपका वह लेसन है प्रारंभिक समाज। और ये प्रारंभिक समाज आपको कहाँ मिलेगा? SCERT में। किसमें? SCERT में। और एक लेसन है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये आपका लेसन है NCERT से। ये दोनों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे। और इसके अलावे इस सेट के अलावे अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं NCERT और SCERT लेसन वाइज, तो आप मेरे इसी चैनल में BPSC 8th फेज के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल 7th फेज इससे पहले मैंने करवाया था और 8th फेज में इस बार फिर से मैंने इसको मैंने लेसन वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू किया हूँ। तो आप ज़रूर न्यू व्यूअर है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस। प्राचीन काल के समय में लोगों की जीवन शैली को जानने का जो अध्ययन का स्रोत है वह क्या है? बताइए इसका अध्ययन। प्राचीन काल के समय में लोगों की जीवन शैली को जानने का अध्ययन स्रोत है। कौन सा अध्ययन स्रोत जो प्राचीन काल के जीवन शैली को हम लोग जान सकते हैं? ऑप्शन ए शिलालेख, बी भोजपत्र, सी शिकारी समाज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिकारी समाज। कौन सा समाज? शिकारी समाज। ये इस आंसर को जब ऑप्शन सी पे अगर आप देख रहे हैं तो ये शिकारी समाज यानी जो हमारे प्राचीन काल की जीवन शैली था, जो लिविंग स्टाइल था, उस लिविंग स्टाइल को वर्तमान समय में जो अभी जो शिकारी समाज हमें ये कहाँ मिलेंगे? झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर आज भी ये शिकारी समाज, अंडमान निकोबार, इन जगहों पर आज भी ये शिकारी समाज उपलब्ध है। और बिल्कुल इनके जीवन के आधार पर ही प्राचीन काल के लोगों के जीवन शैली को जाना गया है और पहचाना गया है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल के लोगों की जीवन शैली के संबंध में न तो कोई शिलालेख है और न ही कोई भोजपत्र है। तो प्राचीन काल के जीवन शैली को जो हम लोग जानते हैं वह वर्तमान शिकारी समाज के जीवन शैली के आधार पर ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सेकंड नंबर जरा देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि आरंभिक मानव सभ्यता जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आरंभिक मानव सभ्यता जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन ए भीमबेटका। अब भीमबेटका जो आप गुफा जानते भी हैं, भीमबेटका का गुफा काफ़ी प्रसिद्ध गुफा है। इसी तरीके से भीमबेटका के अलावे एक और गुफा है बाघ गुफा। कौन सा गुफा? बाघ गुफा। बाघ गुफा ग्वालियर में है। कहाँ पे है? ग्वालियर में है। और यह जो मध्य प्रदेश जो आप देख रहे हैं, इस मध्य प्रदेश में प्राचीन काल के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। तो भीमबेटका तो इसका ऑप्शन होगा, लेकिन इसके अलावे जो आरंभिक मानव सभ्यता नर्मदा नदी के तट पर निवास करता था, तो उससे संबंधित भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी और भेड़ाघाट। इस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा आंसर होगा इसका? उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी ये जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, चाहे वो भीमबेटका हो, बुढ़नी हो, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, ये सभी किससे रिलेटेड है? ये सभी रिलेटेड है मध्य प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। आरंभिक मानव बस्ती, क्योंकि यहाँ जो लेसन ही है आपका वह है आरंभिक जीवन काल। और अगर पिछले बार अगर आपने BPSC का एग्जाम दिया होगा तो प्राइमरी वाले में आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज था वह बिल्कुल अपने आप में एक बेजोर अंदाज था। तो इस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए जिसमें आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। NCERT और SCERT से क्वेश्चन थे और इस बार भी हम SCERT और NCERT आधारित ही इसमें करवा रहे हैं। तो इसके अलावे आप 7th फेज और 8th फेज दोनों BPSC वाले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बार बम्पर वैकेंसी है। 6 to 8 में 52,000 और 9th से लेकर 12th तक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में भी 50,000 से अधिक वैकेंसी है। और ऐसा अनुमान है कि प्राइमरी में भी एक ज़बरदस्त बहाली आएगी।
तो चलिए यहाँ पे आरंभिक मानव बस्ती में रहने वाले झुंड में कितने लोग एक साथ रहते थे? 10 से 15 लोग, 15 से 20 लोग, 20 से 30 लोग, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या ऐसा कोई एविडेंस है जिस ऑप्शन को मैंने बनाया है? क्या ऐसा कोई एविडेंस है, कोई रिटन बात है कि इतने पीपल एक साथ रहते थे, इतना ही रहते थे? तो बिल्कुल ये फैक्ट है कि 20 से 30 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 20 से 30 व्यक्ति आरंभिक मानव बस्ती में एक साथ झुंड में रहते थे। यानी एक झुंड में मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 लोग रहते थे, और यह फैक्ट आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा। आरंभिक मानव की मांसाहारी जीवन शैली के विषय में सही तर्क नहीं है। सही तर्क नहीं है। किस जीवन शैली के बारे में? मांसाहारी जीवन शैली के बारे में। ठीक है, मांसाहारी, क्या मांस उनका मुख्य भोजन था? क्या आरंभिक मानव का मांस मुख्य भोजन था? आरंभिक मानव के औजार शिकारी होते थे, मतलब जो उनके औजार जो होते थे वो शिकारी औजार होते थे। जंगली जानवरों का शिकार करना काफ़ी आसान था। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को एक बार जरा फिर से देखिएगा कि जीवन शैली के संबंध में सही तर्क नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, इस ऑप्शन को अगर आप विश्लेषण कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आरंभिक मानव जीवन का जो जीवन शैली था वो शाकाहारी जीवन शैली था। कैसा? शाकाहारी जीवन शैली। लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम प्रतिशत में लोग मांसाहारी थे। लोग मांसाहारी थे। तो आप क्वेश्चन करेंगे कि मैंने तो पिक्चर में देखा है, जो किताबों की पिक्चर है उसमें जानवरों को हंटिंग करते हुए, जानवरों को शिकार करते हुए। तो जानवरों की शिकार की परंपरा इसके बाद शुरू हुए थे जब उनके औजार शिकारी हुए थे। लेकिन जब आरंभिक मानव की जीवन शैली की बात आ रही है तो आरंभिक मानव की जीवन शैली शाकाहारी था। कुछ प्रतिशत, बहुत कम प्रतिशत मांसाहारी जीवन शैली था। तो मुख्य भोजन उनका मांस नहीं था। मुख्य भोजन उनका मांस नहीं था। उनका मुख्य भोजन था कंदमूल। कंदमूल क्या? जो प्रकृति में पाए जाने वाले भूमि के अंदर या भूमि के ऊपर जो फल होते थे उसे क्या कहते थे? कंदमूल। तो उनका जीवन का मुख्य भोजन क्या था? कंदमूल था। आरंभिक मानव के औजार शिकारी होते थे। ये जो भी तर्क है ये जो है ये नकारात्मक तर्क है। आरंभिक मानव के औजार शिकारी नहीं होते थे। ये इनके जो औजार होते थे उतने धारदार और नुकीले आरंभिक मानव के नहीं होते थे। ठीक है। जंगली जानवरों का शिकार करना काफ़ी कठिन था, नॉट ये आसान था। क्यों? क्योंकि आरंभिक मानव तेज नहीं दौड़ पाता था। आरंभिक मानव तेज नहीं दौड़ पाता था, और जो जानवर हंटिंग के दौरान भागते थे तो उसका पीछा ये लोग काफ़ी तीव्र गति से नहीं कर पाते थे, इसलिए शिकार करना आसान नहीं, शिकार करना कठिनाई भरा था। इस कारण इसका आंसर क्या होगा? कौन सा विषय तर्क सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। तर्क नहीं है, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे तो आरंभिक मानव का मुख्य कार्य क्या था? आरंभिक मानव का, क्योंकि आपका लेसन ही है आरंभिक मानव, आखेट से रिलेटेड जो उनका शिकारी जीवन था, तो आरंभिक मानव का मुख्य कार्य क्या था? संगठन बनाना, शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसके ऑप्शन को बड़ा आप बारीक तरीके से देखिएगा, बहुत इसको फोकस करके देखिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सारे ऑप्शन सही है। जैसे आरंभिक मानव संगठन में या शिकारी थे या भोजन इकट्ठा करते थे। तो आरंभिक मानव का मुख्य कार्य जो था वह एक ही कार्य था, भोजन को इकट्ठा करना। क्या करना? भोजन को इकट्ठा करना। आरंभिक मानव सबसे पहले भोजन इकट्ठा करना सीखे हैं, और उसके बाद फिर ये जाकर उत्पादक बने हैं। क्या बने हैं? उत्पादक बने हैं। प्रोड्यूसर बाद में बने हैं। ठीक है। पहले क्या ये बने थे? पहले ये केवल उसको कलेक्ट करते थे, गैदर करते थे और उसका कंजम करते थे। ठीक है। नेचुरल ग्रेन्स वगैरह या जो नेचुरल फ्रूट होते थे, उत्पादक ये बाद में बने थे। तो आरंभिक मानव का मुख्य कार्य क्या है? केवल भोजन इकट्ठा करना। आरंभिक मानव का मुख्य कार्य क्या है? केवल भोजन इकट्ठा करना। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर। आरंभिक मानव के औजार जिससे यह ज्ञात धातु नहीं था। धातु यानी मेटल नहीं था। आरंभिक मानव के औजार जिससे ज्ञात धातु नहीं था। तो बताइए कि आरंभिक मानव से इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, लोहा, तांबा, स्टील, इस उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ज्ञात धातु क्या नहीं था? इसका आंसर बताइए। क्या लोहा उस समय ज्ञात धातु था? क्या कॉपर, तांबा था? क्या स्टील ज्ञात धातु था? तो उस समय इनमें से कोई भी ज्ञात धातु नहीं थे। कोई भी ज्ञात धातु नहीं थे। ठीक है।
तो इस कारण से इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। लोहा, तांबा, स्टील ये सब बाद के कालों में लोगों को ज्ञात हुआ था, लेकिन लोहा से पहले तांबा और कांसा के बारे में, लोहा से पहले कांस्य जिसे हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं, और तांबा ये दोनों पहले ज्ञात हो चुका था, कॉपर ज्ञात हो चुका था। क्योंकि आप जब लोहे का उपयोग देखेंगे या लौह युग जो देखेंगे, यह आपको लेटर वैदिक से शुरू होगा और महाजनपद काल में इसको आप लार्ज स्केल पे देखेंगे। किसको, लौह युग को, महाजनपद काल में। तो आपको ये जो कांस्य, ब्रॉन्ज एज और कॉपर एज जो देख रहे हैं, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता से और उसके कंटेम्प्ररी जो सभ्यता था, जैसे आहार संस्कृति, जौरबे संस्कृति, ये सभी संस्कृतियों में तांबे का जिक्र आता है। तो लौह युग से पहले ताम्र और कांस्य युग आ चुका था। ठीक है, तो आरंभिक मानव के औजार जिससे ज्ञात धातु नहीं थे, तो अभी हम लोग ने इसको कर रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिएगा कि भीमबेटका गुफा कहाँ है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा में अधिकांश चित्र, तो ये जो चित्र बनते थे, ये चित्र कैसे होते थे, तो ये रंगीन होते थे। तो क्या उस समय के मनुष्यों ने पिक्चर को कलरफुल करना सीख लिया था, तो बिल्कुल सीख लिया था। कलरफुल पिक्चर वो लोग बनाना जान गए थे। तो वे लोग पिक्चर बनाते क्या थे भीमबेटका के कलरफुल पिक्चर में, जैसे वो लोग बनाते थे रिवर में तैरते हुए व्यक्ति को, रिवर में स्विमिंग करते हुए व्यक्ति को, और क्या दिखाते थे, हंटिंग करते हुए दिखाते थे। वे अपनी बातों को पिक्चर से ही बयां करते थे। तो भीमबेटका गुफा के अधिकांश चित्र जो है बैल, गाय, भैंस, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या इसका 3 ऑप्शन जो दिए हुए ये तीनों सही है, तो बिल्कुल बैल, गाय और भैंस ये तीनों का पिक्चर भीमबेटका केव में बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक मानव का इनमें से मनोरंजन का साधन इनमें से क्या था। आरंभिक मानव का जो मनोरंजन का जो साधन जो था, आरंभिक मानव का मनोरंजन का साधन इनमें से क्या था, शिकार करना, नाच करना, लड़ाई करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आरंभिक मानव का जिक्र आए या इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जिक्र आए, या इसके बाद ऋग्वैदिक काल की जिक्र आए, ऋग्वैदिक काल, या इसके बाद उत्तर वैदिक काल, सभी समय पे मनोरंजन के कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट होते थे, मनोरंजन के कुछ न कुछ तरीके होते थे। तो आरंभिक मानव की जो मनोरंजन का साधन था वह था डांस करना, नाच करना। क्या था, नाच करना, डांस करना। आरंभिक मानव का नाच करना था। सिंधु घाटी में मनोरंजन में मुर्गा की लड़ाई लोगों के द्वारा किए जाते थे। कौन सी लड़ाई, मुर्गा की लड़ाई। ऋग्वैदिक काल में घुड़दौड़ आ गया था, घुड़दौड़, घोड़ा को दौड़ाने लगा था लोग, जो जिसे हॉर्स राइडिंग करते हैं। और उत्तर वैदिक काल में जब पहिए का आविष्कार पूर्णतः हो चुका था, तो यहाँ पे रथ दौड़ होने लगा मनोरंजन में। क्या होने लगा, रथ दौड़ होने लगा। और यहाँ पे क्या होने लगा, ऋग्वैदिक में घुड़दौड़ होने लगा। सिंधु में आपस में 2 घरों के मुर्गे को या और बहुत सारे मुर्गों को एक जगह पर ये लोग लड़ाते थे, और वो मुर्गों की लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण था। जैसे आरंभिक मानव में नृत्य मनोरंजन का साधन था, उसी तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग मनोरंजन के साधन बदले। ठीक है, आगे चलिए। 9 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा कि बिहार का पैसरा जहाँ आरंभिक मानव जीवन के पुराने स्थल मिले, ये किस जिले में अवस्थित है। पटना, गया, मुंगेर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। मानव जीवन का पैसरा जो है, मानव जीवन का जो बिहार का जो पैसरा है, बिहार का पैसरा, ठीक है, ये पटना, गया, मुंगेर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये मिला है मुंगेर में। मुंगेर में जगह है पैसरा, और यहीं पे बिहार में आरंभिक मानव जीवन के पुराने स्थल मिले हैं। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, वे स्थल जैसे चिरांद का नाम आपने सुना होगा। तो ये चिरांद भी बिहार के सारण जिला में है, और ये सारण जिला में चिरांद भी आपसे रिलेटेड है नवपाषाण काल के संबंधित साक्ष्य से। किस काल के, नवपाषाण काल के। तो इसी तरीके से आरंभिक मानव का जो जीवन पुराने स्थल पे मिला है, वह गंगा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे मुंगेर जिला में पैसरा नामक स्थान पर मिला है। 10 नंबर जरा देखिएगा, पूरा पाषाण का सही तथ्य है। पूरा पाषाण काल, ये पाषाण काल का मतलब क्या होता था, पाषाण का मतलब जरा समझिएगा। पाषाण मीन्स होता है पत्थर, पाषाण मीन्स होता है पत्थर। तो ये पत्थरों का काल था, यानी व्यक्तियों का जीवन ही पत्थर था। जीवन ही क्या था, पत्थर था। यानी जो इसका पूर्णतः जो आधार था,
इनका रहना पत्थर में, पत्थरों की गुफाओं में, इनका जो जीवन की सुरक्षा का केंद्र था वह भी गुफा ही था, ठीक है। इनके जो आरंभिक जो संगठन की साक्ष्य आया है वह भी पत्थर और कंदराओं में ही आया है। एक पिक्चर में हम लोग लास्ट में देखेंगे, क्योंकि अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लास्ट तक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बीच में अगर आप इसको छोड़ते हैं या उसके बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अगर वहाँ पे अगर कुछ मिसिंग होगा तो सीधे आपको ऐसा लगेगा कि अब मैंने जो प्रैक्टिस सेट किया वो प्रैक्टिस सेट बेहतर तरीके से नहीं कर पाया। लेकिन आप एक फाइनल आप मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आपको लास्ट तक मिलेंगे। पिक्चर वाला, क्योंकि इस बार मैंने नए तरीके से एक पिक्चर साथ साथ मैंने करवाना भी शुरू किया है, जिसको हम लोग लास्ट में ये पूरा एनालिसिस उस पिक्चर में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ इस पाषाण का मतलब क्या हुआ, तो ये पत्थरों का था, शिकार करना पत्थरों से, तो ये इस युग को क्या कह दिया गया, पाषाण काल। पाषाण काल में सबसे जो प्राचीन काल जो था वो पूरा पाषाण हो गया, बीच वाले को मध्य पाषाण और नए वाले को नव पाषाण। तो पूरा पाषाण का सही तथ्य शिकार करना, भोजन संग्रह, आग का आविष्कार, अस्थायी आवास, उपयुक्त में से एक से अधिक। पूरा पाषाण काल का इतिहास काफी लंबा इतिहास है। पाषाण काल के 3 चरण, पाषाण काल के 3 चरण, लेकिन जो सबसे लंबा जो काल रहा था, जो सबसे लंबा काल रहा था वह कौन सा रहा था, पूरा पाषाण काल ही रहा था, ठीक है। तो इसमें शिकार करना, भोजन संग्रह, आग का आविष्कार और अस्थायी आवास, उपयुक्त में से सभी इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा 11 नंबर जरा देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस पाषाण काल के चरण में वातावरण में गर्मी बढ़ी थी। गर्मी बढ़ी थी नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जो वातावरण में गर्मी बढ़ा यानी जो तापमान में परिवर्तन हुआ, ठीक है, जो तापमान में परिवर्तन हुआ, तो इस तापमान में परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलना शुरू हुआ, बर्फ पिघलना शुरू हुआ, ठीक है। दूसरी बातें क्या हुआ कि इसी समय घास के मैदान, घास का मैदान जो आप जैसे देखते हैं ना, घास का मैदान आपने देखा होगा, पंपास घास का मैदान या प्रेरी घास का मैदान, तो ये तो घास का मैदान जो आप अलग अलग कटिबंधों में देखते हैं। इसके अलावे भी जो चारागाह से रिलेटेड जो घास के मैदान थे वह सब भी क्या हुआ था, गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदानों में भी वृद्धि होने लगा था। तो ये सभी घटना किस समय चल रहे थे, तो मध्य पाषाण काल में। किस काल में, मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में जो क्या हुआ था, गर्मी बढ़ा था, तापमान में परिवर्तन हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन, किस युग में मानव के रहन सहन और कला कौशल में सबसे अधिक बदलाव आया था। किस युग में मानव के रहन सहन और कला कौशल में सबसे अधिक बदलाव आया, तो सबसे अधिक बदलाव आया नव पाषाण काल में। किस काल में, नव पाषाण काल में, ठीक है। नव पाषाण काल में सबसे अधिक रहन सहन और कला कौशल में चेंजिंग आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा कि भारतीय महाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य में सर्वाधिक अधिक मिले हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बताइए कि बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, आरंभिक मानव का निशान किस राज्य में सर्वाधिक मिला है। इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। बिहार में भी आरंभिक मानव के साक्ष्य तो मिले हैं। आरंभिक मानव का साक्ष्य जैसे चिरांद वगैरह का जो अभी हमने नाम लिया, पैसरा का जो नाम लिया, तो आरंभिक चिरांद में नव पाषाण कालीन मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कोल्डिहुआ वगैरह में भी साक्ष्य मिला है। लेकिन जो सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह मध्य प्रदेश में हुए हैं, नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पे आरंभिक मानव का जो सर्वाधिक साक्ष्य मिला है वह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर। अगर आप को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, ज़रूर अपने सुझाव को कमेंट में लिखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। न्यू व्यूअर हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके बिहार 8वीं चरण की जो बहाली आने वाला है बीपीएससी के थ्रू, तो ये बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिए जाएंगे और बिल्कुल फिर एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। तो बिल्कुल आप मिसिंग ना करें, मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। और इस महीने के अंतिम सप्ताह तक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वैकेंसी आपका लार्ज स्केल पे आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। पूरा पाषाण काल आज से कितना साल पहले तक था। पूरा पाषाण काल जो आज से लगभग 14,000 साल पहले था। एनसीईआरटी, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि ऐसा न हो कि कन्फ्यूज़न खड़ा हो जाए ऑप्शन को लेकर। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से प्रैक्टिस सेट ये है। एनसीईआरटी में इसका जो डेट जो दिया है वह अलग है। यहाँ पे जो आंसर हम किए हैं 14,000 साल पहले, यह आपके एससीईआरटी आधारित है, ठीक है, एससीईआरटी आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि मध्य पाषाण काल का परिवर्तन के आधार पर कार्यकाल रहा था। मध्य पाषाण काल में
20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक, 14,000 साल से 8,000 साल पहले तक, 8,000 साल से लेकर 3,000 साल पहले तक, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए हमने पहले भी कहा था कि सर्वाधिक जो सबसे जो लंबा जो काल रहा था वह था पूरा पाषाण काल का। कौन सा काल का? पूरा पाषाण काल का। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से शुरू हुआ था और ये 14,000 साल तक चला था। बताइए कितना लंबी ये प्रक्रिया है। तो इस पूरा पाषाण काल में आ गया था क्या? अस्थाई जीवन। तो क्या अस्थाई जीवन ये प्रारंभिक चरण में था? नहीं, ये सभी उत्तरार्ध में थे। यानी जब पूरा पाषाण काल की जो अंतिम चरण था, यानी पूरा पाषाण काल का जो अंतिम चरण था, तो उस समय क्या हुआ था कि ये सभी अस्थाई जीवन जो हमने जिक्र किया भी था, ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं 14,000 साल से पहले और 8,000 साल, 14,000 साल से 8,000 साल पहले तक यह काल मध्य पाषाण काल का था। एकदम मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि आपके पास अभी समय है और क्लास 12th तक आपकी तैयारी होने चाहिए क्लास 6 to 8 में टीचर बनने के लिए। क्लास 6 to 8 के टीचर बनने के लिए आपको 12th तक की सारे पेपर कंप्लीट होंगे। तो एक बार एकदम ध्यान रखिएगा कि मैं 12th तक ज़रूर करवाऊंगा, सोशल साइंस और जो भी साइंस के पेपर रिलेटेड है। साथ ही सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाले लोगों के लिए भी आप बिल्कुल डिस्कशन और पॉइंट वाले सारे फैक्ट को आप देखते चलिए। इसके अलावे जो भी आपके सब्जेक्ट आधारित रहेंगे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का, उसे भी मैं करवाऊंगा। तो आपके पास एक लंबा सिलेबस है। अगर बीएड कर रखा है अगर आपने, तो आपके पास एक बहुत लंबा स्कोप है। कौन कौन? बीएड अगर आपने कर रखा है तो क्लास 6 to 8 आपका फाइनल है, सेकेंडरी आपका फाइनल है। बीएड के साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप सीनियर सेकेंडरी में भी एलिजिबल है। तो आपको एक ही महीने में 3 एग्जाम कंडक्ट होंगे और उसमें आपको एपियर होना है। तो आपको अभी से ही लगना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम इसकी तैयारी करें, तो वही क्या होता है कि बाद में जाकर एक बहुत ज़्यादा लार्ज सिलेबस को कंप्लीट करना कम समय में डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के अलावे मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के भी पार्ट हैं, तो उसे भी बिल्कुल मिस न करना है। तो आप एकदम बिल्कुल अभी से, आज से ही लग जाएं और इसका बेनिफिट आपको आने वाले लास्ट डे में देखने को मिलेगा। साथ ही अगर 1 to 5 में वैकेंसी आ रही है तो 1 to 5 में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 1 to 5 में भी वैकेंसी आएंगे। तो 1 to 5 में डीएलएड वाले लोगों के लिए, और जिन लोगों ने डीएलएड और ग्रेजुएशन कर रखा है और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं, तो वे लोग भी 6 to 8 में एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग एकदम बिल्कुल बने रहें। तो यहाँ क्या हमने कहा कि 14,000 साल से लेकर 8,000 साल पहले तक का काल मध्य पाषाण काल रहा था। 8,000 साल से लेकर 3,000 साल तक के काल नव पाषाण काल रहा था। अब ये बताइए कि यहीं से न शुरुआत हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता? नहीं हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। यहीं से 3,000 साल के बाद हमने कहीं कहीं 3200 और कहीं कहीं 2800 भी देता है। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया उत्तर वैदिक काल, फिर आ गया महाजनपद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल के परिवर्तन के आधार का काल रहा था 14,000 साल से लेकर 8,000 साल पहले तक। मनुष्यों ने सबसे महत्वपूर्ण किसे बनाया था? मनुष्यों ने सबसे महत्वपूर्ण किसे बनाया था? खेती, पशुपालन, पत्थर, इनमें से एक से अधिक। मनुष्यों ने सबसे महत्वपूर्ण किसे बनाया था? पत्थर को बनाया था, क्योंकि पूर्व में ही हमने कह दिया है कि पत्थर ही इनका जीवन था, पत्थर ही इनका आधार था, क्योंकि पूरा इनका जीवन का समावेश ही क्या था? पत्थर से रिलेटेड था। इस कारण से इस युग को पाषाण काल या इसे पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्राचीन काल में मानव जाति की आरंभिक क्रियाकलाप के भारत में प्राचीन काल में मानव जाति की आरंभिक क्रियाकलाप की प्राचीन काल से शताब्दी तक निर्धारित किया गया। जैसे हम लोग यहाँ पे इतिहास को ही अगर आप देखिए तो इतिहास को हम लोग एक देखते हैं ना, प्राचीन भारत का इतिहास लिखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और क्या हम लोग बोलते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। अब ये बताइए कि ये जो इतिहास का जो चरण है उसी से क्वेश्चन है कि आरंभिक क्रियाकलाप, तो आरंभिक क्रियाकलाप तो बिल्कुल ये चला कब से? प्राचीन काल से ही चला। लेकिन ये किस शताब्दी तक निर्धारित हुआ? तो ये 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध,
उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, उत्तरार्ध यानी अंतिम दशक में। 8वीं शताब्दी कितने वर्षों का होता है? 100 वर्षों का, 100 वर्षों का। और दशक कितने साल का होता है? 10 वर्षों का। तो 8वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, अंतिम डिकेड्स में क्या हुआ था, हमारे जो प्राचीन काल से लेकर जो हमारा जो शताब्दी 8वीं शताब्दी तक का इतिहास निर्धारित किया गया था। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। भारत में राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे, यह घटना किस शताब्दी की देन थी? भारत में राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे, यह घटना किस शताब्दी की थी? 8वीं शताब्दी के मध्य, 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 7वीं शताब्दी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। राज्य का देखिए कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। सबसे बेहतर अगर राज्य आपको समझना है तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा? महाजनपद काल में। महाजनपद काल में जब आप जाएंगे तो वहीं पे आप क्या देखेंगे? संघ देखेंगे, गण देखेंगे, और क्या देखेंगे? और क्या देखेंगे? महाजनपद देखेंगे। ये सभी प्रक्रिया जो शुरुआती दौर में आपको देखने को मिलेगा लिखित रूप से, जिसके साक्ष्य हैं, वह सभी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा कब, किससे? तो आपको मिलेगा ये सभी प्रक्रिया। तो ये आप शुरुआती दौर में ईसा के 6ठी शताब्दी पूर्व, ईसा के 6ठी शताब्दी पूर्व ये महाजनपद का कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन ये तो 6ठी शताब्दी पूर्व आया था, लेकिन धीरे धीरे कमजोर कब पड़ने लगा? तो ये 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य कमजोर पड़ने लगे, 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, 19 नंबर। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत कब से, भारत में आधुनिक काल की शुरुआत कब से हुआ था? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जैसे भारत में आधुनिक काल जो आप देखते हैं, यह आधुनिक काल कब से आया था? तो देखिए एक बात को जरा समझिएगा। अगर 17वीं शताब्दी कह रहा है, 17वीं शताब्दी कह रहा है, तो वह कौन सा साल इसका शुरुआत होगा? जैसे अभी आप किस सेंचुरी में जी रहे हैं? तो 21st सेंचुरी में। और ये 21st सेंचुरी की शुरुआत कब से हुई है? सन 2000 से। आपका जो साल रहा था 2000, 2001, जैसे आप करते हो अभी, जैसे 2023 चल रहा है, यानी इस 21वीं शताब्दी में कितने वर्ष बीत गए? 23 वर्ष। तो ये 21वीं शताब्दी यानी क्या हुआ? 2000। 22वीं शताब्दी जब आएगा तो ये शुरू होगा 2100 से। ठीक है, यानी आपका शताब्दी का डिजिट आगे रहेगा और आपका सन का डिजिट पीछे रहेगा। तो यहाँ देखिए 17वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 17वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1600 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी में ये शुरू हुआ। ठीक है, और 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 18वीं शताब्दी का मतलब 1700, और 19वीं शताब्दी 1800, और 20वीं शताब्दी जिसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था यह 1900। ठीक है, और 21वीं शताब्दी 2000। ठीक है, तो ये जो काल जो शुरुआत देख रहे हैं ये कब हुआ? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। तो 18वीं शताब्दी यानी 1700, 18वीं शताब्दी यानी 1700। तो ये जो काल जो शुरुआत हुआ आधुनिक भारत का, आधुनिक काल की जो शुरुआत हुआ भारत में, ये शुरू हुआ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय इनमें से कहाँ स्थापित है? यहाँ पे पुस्तकालय का जिक्र इसलिए किया जा रहा है, लाइब्रेरी का, क्योंकि जो पांडुलिपि है या भोजपत्र है, इसको संरक्षित किया जा चुका है। इसको सरकार के द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। तो ये संरक्षण आपको कहाँ मिलेगा? तो इस संरक्षण को जानने के लिए आपको जानना होगा बिहार के कुछ महत्वपूर्ण लाइब्रेरी के बारे में। जैसे पटना में अवस्थित खुदाबख्श लाइब्रेरी, पटना में अवस्थित खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में है, महत्वपूर्ण है। कौन सा? खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये पटना में हो गया। इसके अलावे एक और पांडुलिपि का, मेन्यूस्क्रिप्ट का एक और लाइब्रेरी है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, भरतपुरा पटना में। कहाँ पे? भरतपुरा पटना में। ठीक है, ये दो मुख्य लाइब्रेरी जहाँ पे पांडुलिपि स्क्रिप्ट अभी भी संरक्षित किए हुए हैं। इसके अलावे एक और है सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पे सिन्हा लाइब्रेरी। इसका कोई प्राचीन काल से रिलेटेड वहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सिन्हा लाइब्रेरी को जानिए कि ये अभी कहाँ पे है? पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर। मगध साम्राज्य की समृद्धि और भव्यता का प्रकाश किस वस्तु से की गई खुदाई से प्राप्त होने पर कहा गया था? मगध की समृद्धि और भव्यता, तो मगध के बारे में जब आप देखते हैं तो मगध के महत्वपूर्ण साम्राज्य को जरा समझिए।
ऐसे इससे रिलेटेड टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे देखिए मगध साम्राज्य की जो इतिहास में जो जिस वंश ने इसको स्थापित किया था उस वंश का नाम था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश से पहले यहाँ पे मगध में जरासंध का शासन बताया गया है। और ये जरासंध जिसका संबंध कहाँ से रहा था, महाभारत काल से रहा था। ठीक है, ठीक है, ये जरासंध जिसे भीम ने इसके दोनों जांघों को उखाड़ फेंका था, जिसमें जरासंध का अखाड़ा आज भी राजगृह में अवस्थित है। लेकिन जो मगध की स्थापना की जब बात आती है तो हर्यक वंश ही संस्थापक माना गया है मगध का। हर्यक वंश, नंदवंश, नागवंश, नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश, कनौवंश और अंतिम करेंगे गुप्त वंश से। ये सभी मुख्यतः जो जुड़े हुए थे ये मगध से जुड़े हुए थे। लेकिन मगध साम्राज्य की समृद्धि और भव्यता जो रिलेटेड करता है वह मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड करता है। किसे? मौर्य साम्राज्य से। यहां पे जो खुदाई किया गया उस खुदाई में मिला सोने का बैल, ऑक्स। क्या मिला? गोल्ड ऑक्स मिला, सोने का बैल। इसकी सोने की बैल जब खुदाई से मिला तो इससे परिचय चला कि मगध साम्राज्य की समृद्धि और भव्यता का पता सोने के बैल से चला। चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल, चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ, चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ कुम्हरार नामक स्थान पर किसने खुदाई किया था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है, क्योंकि यहां पे एक कंफ्यूजन खड़ा करता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और अगर वास्तविक संस्थापक की अगर बात आती है, अगर वास्तविक संस्थापक की बात आती है तब सम्राट अशोक का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? सम्राट अशोक का नाम आएगा मौर्य साम्राज्य से। अब देखिए यहां पे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजमहल का जो प्रसाद जो था, राजमहल प्रसाद काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ऐसे मौर्य काल से मिले, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का महल मिला, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिला दीदारगंज से। यक्ष यक्षिणी ये टॉपिक भी है आपका, इसको आगे भी हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन में इसे कर लेते हैं। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिला दीदारगंज से, सोने का बैल मिला। ठीक है, और ये जो जिसने खोजा राजमहल स्तंभ कुम्हरार में, ये डॉक्टर स्पूनर ने खोजा था। आज भी आपको कुम्हरार में आपको ये पार्क जो बिहार सरकार के द्वारा इसे अब संरक्षित किया जा रहा है, उसी में आपको क्या मिलेगा? वो कुआं मिलेगा, जिसके बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर उसी कुएं में डाल दिया था। तो यह भी आपके एविडेंस जो है वो कहाँ से मिलेंगे? आपको ये एविडेंस भी कुम्हरार से ही मिलेंगे, जो कुम्हरार पार्क के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर स्पूनर इससे संबंधित रहे। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर, मुद्रा शास्त्र में किसका अंकित किया जाता है? मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है, संस्कृति का अध्ययन है, पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। जब मुद्रा शास्त्र की बात आती है तो यह सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिक्का के अध्ययन से यह संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, खुदाई में मिली वस्तुओं, खुदाई में मिली वस्तुओं को समय का निर्धारण समान प्रचलित विधि कौन सी विधि है? जो खुदाई में वस्तुओं की समान जो काल निर्धारण किए जाते हैं, यह काल निर्धारण होता है कार्बन डेटिंग 14 से C14। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को अवशेष मिलता है तो कार्बन कहाँ से आया? तो कार्बन देखिए कहाँ से आया, हमारे वायुमंडल में कार्बन है, और जब वायुमंडल से संबंधित घटना हमारे शरीर में घट रहे हैं तो कार्बन को भी हम शरीर में क्या कर रहे हैं? कार्बन को भी हम शरीर में एडॉप्ट कर रहे हैं, कार्बन को भी शरीर में उसे प्रवेश कर रहे हैं। तो व्यक्ति के मरने के बाद भी जो उसका अवशेष होता है, या कोई भी जीव के मरने के बाद भी जो उसका अवशेष होता है, उस अवशेष में वह कार्बन विद्यमान होता है। तो C14 क्या है? यह एक रेडियोधर्मी है। क्या है? रेडियोधर्मी है। और इसी C14 से कार्बन डेटिंग प्रक्रिया इसे कहते हैं, और इसी कार्बन डेटिंग प्रक्रिया से क्या प्राप्त किया जाता है? खुदाई की गई वस्तुओं के समय का निर्धारण करने की समान प्रचलन विधि है C14। 25 नंबर देखिए जरा,
भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः बांटा जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भूभागों में बांटा जाता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऐसे बात हैं जो भारतीय भौगोलिक दृष्टिकोण से कितने भागों में, 4 भागों में बांटेगा। ऑप्शन जरा देखिएगा कि कुछ इसमें मिसमैचिंग तो नहीं है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश तराई के जंगल से आरंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, भारत के अगर आप उत्तर में जाते हैं तो उत्तर में भारत की जब उत्तर की बाउंड्री आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा हिमालय पर्वत। क्या मिलेगा आपको? हिमालय पर्वत। तो उत्तर में हिमालय पर्वत, ये ऊपर वाला भाग, और ये जो नीचे वाला जो आप भाग देख रहे हैं ये सभी तराई का क्षेत्र कहलाते हैं। जो ए ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका सही आंसर है। हिमालय के शिखर तक ये फैला हुआ है उत्तर का क्षेत्र, और पर्वत तराई के जंगल से आरंभ होकर कहाँ तक फैला हुआ है? शिखर तक। ठीक है। उत्तर का मैदान उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा और यमुना और उसकी सहायक नदियां सिंचाई के काम आते हैं। अब ये जो हिमालय का जो आपने जो अभी पिक्चर देखा, इस हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी, जो मानसरोवर से, गंगा नदी जो ग्लेशियर गंगोत्री से, यमुना नदी ग्लेशियर यमुनोत्री से, तो ये सभी जो ग्लेशियर जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? हिमालयन रेंज में है। कहाँ पे है? हिमालयन रेंज में है। तो ये जो भी नदियां निकल रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? ये गंगा का मैदान बना रहा है। क्या बना रहा है? गंगा का मैदान। और ये गंगा का मैदान मध्य भाग में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मध्य भाग में। तो ऑप्शन बी भी जो है यह सही है और काफी उपजाऊ मैदान है। भारत का सबसे पैदावार मैदान आपको मिलेगा, जो मध्य मैदान गंगा का मैदान के नाम से जाना जाता है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ी है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत में पृथक करती है। अगर कल वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने वहां पे एक अच्छा डिस्कस किया था कि कैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कर्क रेखा अलग करती है। ठीक उसी तरीके से दक्षिण के पठार जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों पश्चिम भूभाग में बहती हुई कहाँ गिरती है? अरब सागर में। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा की पर्वत की जो पहाड़ी है बिल्कुल कर्क रेखा के समानांतर है 23.5 डिग्री का, और ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। सी, ये आपका पॉइंट तीसरा भी मिल चुका है। कितने पॉइंट ढूंढने हैं? 4 पॉइंट। सुदूर दक्षिण का मैदान में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिलते हैं। ये भी फैक्ट सही है। पिछले वाले वीडियो भी अगर आप एक बार जरूर देखिएगा, जो जिसमें आपको बिहार बीपीएससी 8वें फेज की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को आप जरूर वॉच कीजिएगा, तो आपको ये पिक्चर ही मिल जाएगा कि जैसे भारत की अगर सबसे दक्षिण नदी अगर पूछ रहा है तो भारत की सबसे दक्षिण में जो नदी बहती है वो कावेरी नदी बहती है। और कावेरी नदी और पेन्नार नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी, ये दोनों जो रिलेटेड है वो पूर्वी घाट से रिलेटेड है। ये सब क्वेश्चन हमने करवा रखा है। साथ ही जो उत्तर से दक्षिण के बीच में जो नदियों का जो बहाव है, जो उसके भौगोलिक स्वरूप बन रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे हमने ऑप्शन में डिस्कशन करवा रखा है। तो सुदूर दक्षिण के मैदान गोदावरी, कृष्णा और कावेरी उपजाऊ डेल्टा, और ये डेल्टा प्रदेश में धान की खेती काफ़ी होते हैं। किसकी खेती? धान की खेती। ठीक है। इस कारण से ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में 1 से अधिक और इनमें से कोई नहीं, हमने चारों को इसमें इंडिकेट कर दिया, तो ये ऑप्शन नंबर ई इसके सही है। चलिए 26 नंबर, नवपाषाणिक पुरा स्थल का एक मिलान सही है। नवपाषाणिक पुरा स्थल का एक मिलान सही है। मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्ज होम कश्मीर, कोल्डिहमा उत्तर प्रदेश उपयुक्त में से 1 से अधिक। नवपाषाणिक पुरा स्थल का मिलान इनमें से सही है। मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्ज होम कश्मीर, कोल्डिहमा उत्तर प्रदेश उपयुक्त में से 1 से अधिक। बिल्कुल, अगर आप 26 नंबर तक अगर आप अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट में आप मैप देखकर ही इस वीडियो को आप स्किप करेंगे, क्योंकि लास्ट में जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार का प्रैक्टिस सेट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जो होगा वो लास्ट वाला ही पार्ट होगा, जो सबसे अंतिम में आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुर्ज होम कश्मीर में, कोल्डिहमा उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर यहाँ पे एक प्रश्न आ जाए कि अब बताइए कि कौन से पाषाण काल से कौन सा जगह रिलेटेड था, क्या कोल्डिहमा नवपाषाण का था या मध्यपाषाण का था, या कोल्डिहमा पुरापाषाण का था, बुर्ज होम जो है वो नवपाषाण का था या पुरापाषाण का था या मध्यपाषाण का था, तो ये सभी आपको उस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सभी आंसर सही है, बुर्ज होम कश्मीर में, कोल्डिहमा उत्तर प्रदेश में और मेहरगढ़ पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर, भीमबेटका गुफा निम्नलिखित में से किस नदी के पास से गुजरती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी उपयुक्त में से 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। जैसे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से।
पिछले वीडियो में भी बताया था कि अमरकंटक पहाड़ी से जो एक नदी निकली जो पूरब की ओर बही, तो ये नदी सोन नदी हो गई, ये आकर मिल गई कहाँ पे, गंगा नदी में, ठीक है। और एक नदी पश्चिम की ओर चली, ये नदी कहाँ जाकर मिली, खंबात की खाड़ी अरब सागर में, ठीक है। कहाँ पे मिली, अरब सागर में, तो ये पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने में ये भ्रंश आकार की घाटी का निर्माण करती है। क्यों भ्रंश आकार की घाटी का निर्माण करता है, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ी एरिया से ये क्रॉस करता है। तो वो जब पहाड़ी एरिया से क्रॉस करता है तो वहाँ पे जो घाटी बनता है वो भ्रंश घाटी होता है। तो इसी दौरान ये एक जलप्रपात बनाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात है धुआंधर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, धुआंधर जलप्रपात। कहाँ पे है, ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है धुआंधर जलप्रपात। इसके अलावे जियोग्राफी वाले पॉइंट में भी और फैक्ट को हम लोग देखेंगे। तो भीमबेटका गुफा जो है वो नर्मदा नदी के घाटी में बसा हुआ है। नवपाषाण का पूरा स्थल दोआजली हेंडिंग, नवपाषाण का पूरा स्थल दोआजली हेंडिंग भारत के किस राज्य में चिन्हित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दोआजली हेंडिंग असम में है। कहाँ है दोआजली हेंडिंग, असम में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ। 29 नंबर जरा क्वेश्चन देखिए कि इनमें से एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि आप बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से स्थल कहाँ से रिलेटेड है। पूरा पाषाण स्थल नहीं है, तो भारत में जो पूरा पाषाण स्थल नहीं है तो करनूल गुफा, भीमबेटका, महागढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये सभी जो आप देख रहे हैं ये पूरा पाषाण कालिक स्थल है, महागढ़ हो, भीमबेटका हो या करनूल गुफा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक महापाषाणिक पूरा स्थल है? इनमें से कौन एक महापाषाणिक पूरा स्थल है? ब्रह्मगिरी, आदि चनलूर, इनाम गांव, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्रह्मगिरी सही है और आदि चनलूर ये भी सही है। ये दोनों जगह जो है ये महापाषाणिक पूरा स्थल है। ये दोनों क्या है, महापाषाणिक पूरा स्थल है, ठीक है। कौन कौन, ब्रह्मगिरी और आदि चनलूर, ये दोनों आपको कहाँ मिलेगा, सुदूर दक्षिण में। कहाँ मिलेगा, सुदूर दक्षिण भाग में। सुदूर दक्षिण भाग में आपको ये सब जगह मिलेंगे, आदि चनलूर और ब्रह्मगिरी। इनाम गांव का संबंध था, ये था महाराष्ट्र से, जो ऑप्शन सी में वहां पे मेंशन था। पूरा पाषाण काल की साक्षी का प्रमाण किस स्थान पर नहीं मिलता है? तो जो पूरा पाषाण काल का साक्ष्य जो है, पूरा पाषाण काल का जो एविडेंस है, किस स्थान पर नहीं मिलता है? जमीन के ऊपर या अंदर, समुद्र तल, नदी के तल, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूरा पाषाण काल के जो एविडेंस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, वो किस स्थान पर नहीं मिलेंगे? तो जमीन के अंदर तो बिल्कुल, जिसे पुरातात्विक खोज भी कहते हैं, तो जमीन के अंदर तो मिलेगा ही। जमीन के ऊपर भी मिल सकता है पुरातात्विक साक्ष्य। तो क्या समुद्र तल में भी पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं? क्या नदी के तल में भी पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि ये सभी इसके सही आंसर हैं। नदी के तल हो या समुद्र तल हो या जमीन के ऊपर या अंदर वाला भाग हो, ये सभी जगह पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। 32 नंबर, प्राचीन काल में घरेलू उपकरण, प्राचीन काल में घरेलू उपकरण की प्रक्रिया किसे कहा जाता था? घरेलू उपकरण, विवाह की प्रक्रिया, मृत्यु की प्रक्रिया, पौधा उगाने एवं जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा घरेलू उपकरण। पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को क्या कहते थे? घरेलू उपकरण कहते थे। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, 33 नंबर, गर्तवास किसे कहते थे? गर्तवास क्या है? गर्तवास है। गर्तवास किसे कहते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाना, समुद्र के किनारे बसना, नदियों के किनारे आवास बनाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो गड्ढे के नीचे घर बनाना, तो गड्ढा कहाँ का गड्ढा? गड्ढा यानी ये जो इलाका होता था, ये मुख्यतः जो जम्मू कश्मीर जो बुर्जहोम वाला जो इलाका देख रहे हैं, वहां पे जो पहाड़ी जो इलाके होते थे, बड़े बड़े चट्टान और जो पत्थर होते थे, तो उस पत्थर के जो आकार के जो नीचे जो गड्ढे होते थे, तो उस गड्ढों में क्या करते थे ये लोग? घर बनाते थे। क्या बनाते थे? घर, नीचे घर बनाते थे। तो ये गर्तवास क्या था? पहाड़ों के नीचे जो गड्ढे होते थे उसके नीचे घर बनाना गर्तवास कहलाता था। चलिए 34 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र से ईरान जाने के लिए
भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र से ईरान जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता कौन था? बोलन दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सब सही आंसर होगा बोलन दर्रा। बोलन एक नदी भी है, पिछले वाले में हमने मैप भी किया था। तो आप जरूर बिहार 8th फेज वाले आप पार्ट को जरूर देखिएगा। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट जो अभी वर्तमान भारत से रिलेटेड है। और ये यहाँ जो आप देख रहे हैं सुलेमान, यहाँ जो आप देख रहे हैं सुलेमान पर्वत और एक पर्वत है किरथर पर्वत, सुलेमान और किरथर पर्वत, और यहीं पे आपका क्या है बोलन दर्रा है। और बोलन दर्रा और बोलन नदी और इसके साथ एक काबुल नदी भी है। तो आपको यहाँ जो ये भाग जो है ईरान है, और ईरान का जो पूर्वी भाग है, ईरान का जो पूर्वी पठार वाला भाग है वही सुलेमान है, वही सुलेमान है। और यही भारतीय उपमहाद्वीप को ईरान से अलग भी करता था। किससे अलग करता था? ईरान से अलग भी करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा 35 नंबर, मेहरगढ़ के घरों के आकार कैसे होते थे? आयताकार, वृत्ताकार, चौकोर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। वृत्ताकार नहीं होते थे लेकिन आयताकार और चौकोर होते थे। 36 नंबर, नवपाषाणिक युग में मृत्यु के विषय में उन लोगों की क्या धारणा आ रही थी? आज भी वर्तमान अगर आप 21वीं शताब्दी में मृत्यु के विषय में क्या धारणा है? कुछ लोगों का मानना है कि पुनर्जन्म होता है, कुछ लोगों का मानना है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, कुछ लोगों को सिद्धांत होता है कि आत्मा अमर है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये जो एक दार्शनिक जो विचार आया, ये दार्शनिक विचार कोई आज की आइडियोलॉजी नहीं थी, ये दार्शनिक आइडियोलॉजी जन्म और मृत्यु से लेकर, ये आप महात्मा बुद्ध, महावीर और उससे पहले जाइए तो उपनिषद, उससे भी पहले जाइए तो आपके ये नवपाषाणिक युग में भी ये सब धारणाएं चलते थे। तो ये उन लोगों की क्या धारणा आ रहा था नवपाषाणिक युग? तो नवपाषाणिक युग के लोगों का धारणा था कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये लोग जलाते नहीं थे, ये लोग दफनाते थे। और जो भी चहेते चीज होते थे, उनके साजो सज्जा का सामान, श्रृंगार का सामान, कुछ जानवरों का भी एविडेंस मिला है प्राचीन काल के, तो वे लोग इस धारणा के साथ उसको भी दफना देते थे ताकि इनको अपने मरने के बाद जिस जगह पे इनकी आत्मा रहे वहाँ पे इनको ये सारी सुख सुविधा भी अवेलेबल हो। तो ये क्या होता है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नवपाषाणिक युग में मृत्यु और उसके विषय में ये धारणा रही थी। 37 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 37 नंबर, तिथियों के क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जिन्हें चिन्हित करना है? मेहरगढ़ की बस्ती, मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान, नवपाषाण युग का आरंभ, बसने की प्रक्रिया आरंभ, मध्यपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, बसने की प्रक्रिया आरंभ, नवपाषाण युग का आरंभ, मेहरगढ़ में बस्ती बसने की प्रक्रिया का आरंभ। सी है मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग का आरंभ, मेहरगढ़ की बस्ती, मध्यपाषाण, बसने की प्रक्रिया आरंभ, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ऐसा इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी इसका सही आंसर है। सबसे पहले इस सीरीज में मध्यपाषाण युग में लोग बसने की प्रक्रिया आरंभ कर चुके थे, उसके बाद नवपाषाण युग का आरंभ हुआ और उसके बाद मेहरगढ़ में बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई और कृषि वगैरह का कार्य यहाँ पे होने लगे थे। ठीक है, मध्यपाषाण युग, बसने की प्रक्रिया, नवपाषाण युग का आरंभ, मेहरगढ़ में बस्ती बनने की प्रक्रिया। चपानी मांडी कहाँ अवस्थित था? चौपानी मांडी क्या है? चौपानी मांडी, चौपानी मांडी कहाँ अवस्थित था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक। चौपानी मांडी जो अवस्थित है ये अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के ये प्रयागराज के पास, कहाँ पे? प्रयागराज के पास ये चौपानी मांडी अवस्थित है। चलिए 39 नंबर, और अब आप इंडिंग की ओर ही हैं। विश्व का प्राचीनतम मृद भांड यानी मिट्टी के बने हुए जो घड़े होते थे, पॉटरी जिसे बोलते थे, मृद भांड कौन से स्थल से प्राप्त हुआ था? चिरांद, कोल्डिहिमा, बुर्जहोम, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। विश्व की सबसे प्राचीनतम मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये आपको बिहार से प्राप्त हुआ। बिहार में वो जगह का नाम क्या है? चिरांद। क्या नाम है? सारण जिला में है। कहाँ पे है? सारण जिला में है। ठीक है, तो ये आपके कहाँ से प्राप्त हुआ मृद भांड? चिरांद से। विश्व की सबसे प्राचीनतम मृद भांड बिहार में भारत में नवपाषाण युग काल का ज्ञात स्थल था। भारत में नवपाषाण युग काल का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से है, भारत में नवपाषाण युग काल का पहला ज्ञात स्थल इनमें से कौन सा था? बुर्जहोम, भरोच, चिरांद, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिरांद। सबसे पहले जो नवपाषाण युग का ज्ञात स्थल जो था वह कहाँ था? चिरांद था। ठीक है,
इसके साथ ही आपका यहाँ पे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अभी आप स्किप नहीं कीजिएगा, अभी आप एक पिक्चर ज़रा देख लीजिए। यह पिक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसे मिस ना करें, क्योंकि बहुत आपको अगर बीपीएससी टीचर में अगर आपको बनना है तो आपको बिल्कुल सिविल सर्विस के जैसा आपको प्रिपरेशन करना होगा। क्योंकि बिहार में जो जिस तरीके से एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं टीचर बनने को लेके बीपीएससी के द्वारा, तो बहुत ही सुलझे और उलझे दोनों तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सुलझे उलझे प्रश्नों को कैसे सुलझाया जाए, तो इसके लिए इस मैप को जरा एक बार देखिए। इसी मैप से रिलेटेड आपका लगभग कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। जैसे ये काफ़ी प्राचीन काल का पिक्चर है जो आपके एनसीईआरटी में कवर है। संकेत देखिएगा, यहाँ पे जो ट्रायंगल बना, जो आपका रेड कलर का जो ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल आपका पूरा पाषाण काल से है। तो जरा यहाँ पे देखिए कि पूरा पाषाण काल का जो काल रहा था, तो ये एक बात एकदम हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम इसको राउंड जो बना रहे हैं, इस राउंड एरिया में पूरा पाषाण काल नहीं था। इस राउंड एरिया में इस सारे एकदम इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये सभी एरिया में पूरा पाषाण काल नहीं था। तो पूरा पाषाण काल ये मध्य भारत में, और पूरा पाषाण काल का एविडेंस मिला हुसंगी कर्नूल ये सभी का कहाँ मिला, पूरा पाषाण काल के ये इलाके हो गए। नव पाषाण काल में जरा आइए। नव पाषाण काल का जो पिक्चर है वह आपके ब्लू कलर में है, जो स्क्वायर में है, ठीक है। तो ब्लू कलर में स्क्वायर में देखिए नव पाषाण काल का ये इलाका, नव पाषाण काल का ये चिरांद वाला इलाका जो बिहार में है, हेंडिंग। उसके बाद नीचे आइए तो आपको मिल जाएगा हल्लूर, और उसके नीचे आइए तो आपको मिल जाएगा पियामपल्ली। यानी आपको ये नव पाषाण काल के इलाकों में जब आप देखेंगे तो इसका विस्तार भारत के लगभग चारों दिशाओं में था। नव पाषाण के बाद आइए महापाषाणिक पुरास्थल। महापाषाणिक यानी सबसे पुराना। तो महापाषाणिक का जब आप देखेंगे तो यहाँ पे है ग्रीन कलर से सर्कल का पिक्चर। तो देखिए ग्रीन कलर से सर्कल का पिक्चर है ब्रह्मगिरी में, और एक सर्कल है आदि चंदलूर में। तो ये आपका महापाषाणिक एरिया, कभी भी आप मत ये मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, कुछ भी नहीं। दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण स्थल, एक आपका ब्रह्मगिरी और दूसरा आदि चंदलूर। आरंभिक गांव जो आप देख रहे हैं यह है इनाम गांव महाराष्ट्र में। कहाँ पे? इनाम गांव महाराष्ट्र में। और आधुनिक नगर, तो आधुनिक नगर की परंपरा शुरू हुआ था कोलकाता से। यही आपका पिक्चर है और इम्पोर्टेंट पिक्चर है। आप इसे बिल्कुल मिस ना करें। इस पिक्चर को आप ज़रूर एक दो बार वॉच कर लें। इसके बाद आप ज़रा एक और फैक्ट को देख लीजिए। ये पिक्चर है किसका? गर्तवास का। ये सब पिक्चर जो आप देख रहे हैं, यह पिक्चर है आपका गर्तवास का। किसका? गर्तवास का। यही सब जो इलाका है आपका गर्तवास है, ठीक है। यानी पहाड़ों की जो नीचे वाले भूमि थे वो गर्तवास कहलाते थे। अब आइए, जो घरेलूकरण की प्रक्रिया है, तो पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करना, ये घरेलूकरण की प्रक्रिया है। और यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, ये उस समय के जानवरों के दांत है, जिसमें पिग यानी सुअर, जंगली सुअर के दांत आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो घरेलूकरण की प्रक्रिया देख चुके हैं। अब आइए देखिए ये औजार, क्या ये औजार हंटिंग औजार थे? क्या इससे ये वेपन्स काम कर सकते थे शिकार में? तो बिल्कुल नहीं। ये इनके जीवन के आधारित औजार थे, जो अपने ये शिकार के अलावे अन्य कार्यों में ये करते थे, ठीक है। तो ये जो उपकरण जो देख रहे हैं, ये नवपाषाणिक उपकरण कहलाता था, नवपाषाणिक उपकरण। आइए आगे देखिए, ये पिक्चर को जरा देखिए। इस पिक्चर में आप सोचिए इसमें क्या होता होगा। तो इसमें लोग जो भी अनाज हो या उनके जो भोजन से रिलेटेड जो संग्रह इन लोगों ने जो शुरू किया था, तो यही मृदभांड में शुरू किया था संग्रह। जैसे आपने जो देखा कि जो सबसे पुरानिक जो साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला? चिरांद से मिला। कहाँ से मिला? चिरांद से मिला, ठीक है। यह भी एक एविडेंस है। तो इस पिक्चर को भी आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इस पिक्चर को जरा देखिए। ये मेहरगढ़ का घर है, जिसमें उस समय हमने कहा था कैसा घर है, ये आयताकार भी है, ये आयताकार घर भी है और चौकोर है। कैसा है? ये मेहरगढ़ का है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ का ये घर है, कैसा है? आयताकार और चौकोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए, जो हमने करवाया था कि आत्मा का जन्म होता है, आत्मा पुनर्जन्म होता है, इस अभिलाषा के साथ यहाँ पे एक व्यक्ति का शव दफनाया हुआ है और इसके साथ का चित्र है जिसमें बकरी के कंकाल इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बकरी का कंकाल क्या है? उनका जो उस समय हमने कहा था कुछ जो महत्वपूर्ण जानवर होते थे उसके साथ साजो सज्जा का सामान भी दफनाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने सीरीज किया था मध्य पाषाण युग, उसके बाद बसने की प्रक्रिया, उसके बाद नव पाषाण युग, उसके बाद मेहरगढ़ बस्ती का आरंभ। तो ये आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ये आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे एक और लेसन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल इसे मिस ना करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा दें।
वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ और प्लेलिस्ट के साथ बने रहें। टेलीग्राम कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास पे भी आपको नोट्स दिए जाएंगे, तो आप न्यू व्यूवर हैं और टेलीग्राम अगर आपने कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास का ज्वाइन नहीं किया तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावे इससे कुछ और अलग टाइप का भी मटेरियल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।